चमोली की खबर सबसे पहले जानिए। चमोली के नीति घाटी में 4 पर्यटक फंस गए। चारों पर्यटक ऋषिकेश से नीति घाटी घूमने आए हुए थे, लेकिन भारी बर्फबारी होने के बाद सभी पर्यटक 27 दिसंबर से यहां पर फंसे हुए थे। पर्यटकों का कहना है कि आईटीबीपी के जवानों ने चारों पर्यटकों के रहने और खाने का इंतजाम किया, लेकिन बर्फ में गाड़ी फंसने से चारों पर्यटक यहां फंसे रह गए। नितिन सेमवाल और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन सेमवाल, आईटीबीपी के जवानों ने इन 4 पर्यटकों का, जो कि यहाँ पर फंसे हुए थे काफी दिनों तक, पूरा ख्याल रखा। इस समय क्या ये पर्यटक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए गए हैं? ये पूरी खबर आप विस्तार से बताइए। जी, बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना 27 दिसंबर की है, जब दोपहर के बाद ये पर्यटक नीति घाटी की तरफ गए थे और अचानक मौसम नीति घाटी में बदल गया था। उसके बाद वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, जिससे इनका वाहन वहीं फंस गया था और ये 4 पर्यटक जो ऋषिकेश के हैं, ये वाहन सहित वहीं फंसे रहे। और अभी भी बताया जा रहा है कि जब सड़क मार्ग वहां पे खुलने का काम जारी है, तो उसके बाद इनको नीचे की तरफ उतारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कई जगहों पर संपर्क किया, लेकिन मदद नहीं मिली और बाद में आईटीबीपी के द्वारा इनकी पूरी मदद की गई। वहां पे रहने के लिए इनको कैंप में रखा गया, खाने की व्यवस्था की गई और अब बताया जा रहा है कि आज या शाम तक इनको सुरक्षित जोशीमठ तक लाया जाएगा और उसके बाद इनको ऋषिकेश के लिए भेज दिया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि घाटी में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से वहां पे सड़क अभी भी बाधित है। नीति मलारी जो हाईवे है वो बाधित है, उसको खोलने का काम जारी है। जैसे ही सड़क खुलेगी वैसे ही वहां पे गाड़ियों का आवागमन शुरू कर दिया जाएगा। जी नितिन, एक बच्चा भी दिख रहा है इन पर्यटकों के बीच में। उम्र काफी कम है, लेकिन इतनी ठंडी जगह जहां पर ऑक्सीजन की अक्सर कमी हो जाती है, तो यहाँ पर ये लोग फंसे रहे। कोई मेडिकल प्रॉब्लम इनमें से किसी को नहीं आई है? जी, अगर मेडिकल प्रॉब्लम की बात करें तो ये सभी लोग ठीक हैं, क्योंकि आईटीबीपी का वहाँ पे अपना एक मेडिकल का कैंप है, यानी कि वहाँ पे अस्पताल है, तो वहाँ पे इलाज भी इनका चल रहा है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि ये चारों जो पर्यटक वहाँ पे हैं, बच्चे समेत जो लोग भी वहाँ पे रहे हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और उनको नीचे उतारने का प्रयास अब किया जाएगा। जी ठीक है नितिन सेमवाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। गाड़ी मल्लारी पहुंच गई है। चमोली के कर्णप्रयाग में एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। यहाँ पर गौचर के कमेड़ा में कार पर पहाड़ी से भारी बोल्डर आकर गिर गया। ये देख रहे हैं आप कार की हालत, पहाड़ी से भारी बोल्डर आकर गिरा। कार सवार लोग बोल्डर की चपेट में आने से बाल बाल बच गए हैं। गनीमत रही कि कार सवार 3 लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। समय रहते लोग कार से बाहर निकले, नहीं तो जान का बड़ा नुकसान होता। क्या करें बिजनेस में जरा वीडियो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को साल 2025 की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सभी को सुख, शांति और समृद्धि की कामना उनकी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड गठन के 25वें साल को हम देवभूमि रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सीएम ने कहा है कि इस नए साल को विकास कार्यों के लिए बड़ा साल बनाकर रहेंगे। सीएम धामी ने कहा है कि नए साल में भी राज्य के विकास के लिए दिन रात काम करना है और नए साल में कई नए काम राज्य के लिए करने हैं। कि 2024 हमारे लिए बहुत उपलब्धि भरा साल था और 2025 हमारे लिए बहुत ही अवसर का साल है। एक तो सबसे पहले राज्य के अंदर 2025 में राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, उसकी मेजबानी उत्तराखंड राज्य को मिली है, देवभूमि के लोगों को मिली है और साथ ही साथ हम 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये रजतोत्सव हमारा ये भी उपलब्धियों भरा रहेगा और नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि उत्तराखंड 25 साल का हो गया है। हर क्षेत्र में हमको नई उपलब्धियां प्राप्त करनी है। जो हमने पीछे उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर, प्रोत्साहन लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हर क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान राज्य का स्थापित हो। राज्य के सभी विभाग उस दिशा में काम करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 21वीं सदी का ये दशक, उत्तराखंड का दशक कहा है, उसको हम लोगों ने धरातल पर उतारना है। हर एक उत्तराखंड वासी को उस दिशा में काम करना है। मैं सभी को नए वर्ष की, ये नव वर्ष हमारा कैलेंडर का वर्ष 2025 की सबको शुभकामनाएं।
उधर नैनीताल में देश भर के पर्यटकों ने नए साल की शुरुआत मंदिरों से की है। मंदिर में पूजा पाठ करने के साथ की है, जहां पर नैनीताल के नैना देवी शक्तिपीठ और कैंची धाम के मंदिरों में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। साल 2024 को अलविदा कहकर पर्यटकों ने आज नैनीताल जैसे खूबसूरत शहर से नए साल के लिए पहले दिन का आगाज किया है। इस मौके पर मंदिरों में पर्यटकों की भीड़ देखी गई। लंबी लंबी कतारों में यहां पर भक्त पहुंचे हुए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। हालांकि इस दौरान देश भर से आए पर्यटकों ने पहाड़ों की खूबसूरती को बचाने का भी संकल्प लिया। नए साल 2025 स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ ही हम माता नैना देवी का आशीर्वाद लेने यहाँ पे आए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है इस खूबसूरत शहर में आके। और उत्तराखंड तो वैसे भी देवों की भूमि है, तो हम जो नए साल का शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सब कुछ बहुत अच्छे से सब अपने अपने सबकी मनोकामनाएं पूरी हों और भगवान का सबके ऊपर नैना देवी का सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हमारे देश खूब तरक्की करे, देश के साथ साथ देश के नागरिक सभी बहुत तरक्की करें। स्पिरिचुअली और अवेयर होना है तो देवभूमि उत्तराखंड से बेटर कोई और जगह नहीं है उसके लिए। एंड नैना देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है, तो इसीलिए नए साल पे पहले दिन हम यहाँ आए हैं। दूसरा है हेल्दी और फिट होना, मेंटली फिजिकली। आई थिंक सबके लिए आजकल के ज़माने में ज़रूरी है। अगेन उत्तराखंड से बेटर और कोई जगह नहीं है ट्रैक करने के लिए। अच्छा पानी, हवा, एंड आई होप ये ऐसे ही बना रहे। तो नए वर्ष का जश्न मनाने पहाड़ में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। सुबह से मंदिरों में आप देख रहे हैं यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। अल्मोड़ा जागेश्वर धाम में श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं। नए साल की शुरुआत लोग मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ कर रहे हैं। जिले के अधिकांश मंदिरों में ऐसी ही भीड़ देखी गई है। नए साल को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। हर कोई अपने ढंग से नए साल का आगाज करता हुआ दिखा। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर नए साल के उत्साह में लोग हर की पैड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखे। बड़ी संख्या में लोग सुबह सवेरे तड़के ठंड में आस्था की डुबकी लगाते हैं और गंगा की आरती में शामिल होते हैं। दर्शन पूजा करने के लिए दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। परिवारों के साथ यहाँ पहुँचे लोग, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं और सुख समृद्धि की कामना की जा रही है, खुशहाली की कामना की जा रही है। बहुत अच्छा लगा और इससे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि इतने सारे लोग हैं, इन सब के मनोकामनाएं हैं। दे हैव कम विद सो मेनी विशेस एंड दे वांट टू फुलफिल देम हियर। इट्स ए मैटर कंट्री और तरक्की तो हो रही है भारत की, और हमें आशा है कि और ज़्यादा ही तरक्की हो। एंड आई होप ऑल द पीपल गेट व्हाट दे वांट and their wishes are fulfilled. आज जनवरी 1 है 2025, तो सोचा पहला दिन इस साल का यहीं पे देखा जाए गंगा। बहुत कुछ मांगा लेकिन मांगा कि हमारे देश की उन्नति हो। इतने सारे लोग आए हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। नए साल के पहले दिन बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल नरसिंह मंदिर में सैलानी दर्शन के लिए पहुंचे और इस दौरान सैलानियों ने भगवान नरसिंह नवदुर्गा के दर्शन किए। नए साल का जश्न मनाने जो सैलानी औली घूमने आए थे, वो भगवान नरसिंह के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। स्कूली बच्चों ने अपने भविष्य की प्रार्थना के लिए भगवान नरसिंह मंदिर के दर्शन पूजन किए। नए साल के पहले दिन पहाड़ों में रौनक है और सभी हिल स्टेशंस की तरफ रुख करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर सैलानी नए साल के मौके पर पहुंचे हुए मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। चमोली के औली में पिछले दिनों बर्फबारी हुई है, कई फीट हुई ये बर्फबारी लोगों को खुश कर रही है। मौसम भी सुहाना है, इसका मजा लेने के लिए पर्यटक औली पहुंचे हुए हैं। इस बार सबसे ज्यादा सैलानी दिल्ली से, गुजरात से औली पहुंचे हैं। बर्फबारी के बाद औली की वादियों का मजा लिया जा रहा है।
नए साल पर मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता में भी भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं। 6000 से ज्यादा सैलानी इस वक्त चक्राता की शांत वादियों में मजा ले रहे हैं। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी में सैलानी नाचते गाते नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है ताकि जश्न के दौरान किसी तरह भी पर्यटक किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करे। उत्तरकाशी में नए साल पर पर्यटक स्थल हर्षिल, दयारा और केदारकांठा पर्यटकों से गुलजार दिखा। यहां करीब 5000 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हुए दिखे। देर रात तक पर्यटक झूमते नजर आए और नए साल के जश्न में डूबे रहे। नए साल के पहले दिन सैलानी बर्फ में खेलते और मजे लेते हुए नजर आए। बर्फबारी के चलते हर्षिल, दयारा और केदारकांठा की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई। दूसरे राज्यों से पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं नए साल का जश्न मनाने। स्थानीय होटल और ढाबा संचालकों के साथ पर्यटन व्यवसाय के चेहरे भी खिले हुए हैं। प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान और तेज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान नए साल में और तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव तेजी से चलाएगी। देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए यह अभियान बहुत आवश्यक है। इसमें 5000 एकड़ से अधिक जमीनें अतिक्रमण से मुक्त हुई हैं और ये अतिक्रमण आगे भी जहां जहां है उसको मुक्त कराने का अभियान हमारा और तेजी से चलेगा। डेमोग्राफी में कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए लगातार हमारी पुलिस विभाग के लोग लगातार वेरिफिकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। चक्राता के ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी अब मुसीबत बन रही है। देखिए, बर्फ के साथ सड़कों पर पाला पड़ रहा है, जिसकी वजह से फिसलन हो रही है। प्रशासन की टीम बुलडोजर से सड़क पर मिट्टी डालने का काम कर रही है ताकि सड़कों पर फिसलन थोड़ी कम हो सके। प्रशासन ने पहाड़ आए सैलानियों से सावधानी के साथ ड्राइविंग करने की अपील की है। नए साल के लिए भारी संख्या में सैलानी पहाड़ पहुंचे हुए हैं। सड़कों पर हो रही फिसलन से मुसीबत बनी हुई है। निकाय चुनाव की बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत होगी क्योंकि जनता बीजेपी के साथ है। निकायों में भी निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिससे कि तीनों इंजन तेज गति से उत्तराखंड को विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी का सियासी गणित लगातार मजेदार होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की एंट्री से शहर की सियासत को साल 2013 और 18 में लाकर खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपना ऐसा दम दिखाया है कि बीजेपी और कांग्रेस भी अब हैरान हो गए हैं। नगर निकाय के चुनावी शोर के बीच हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में समीकरण तेजी से करवट बदल रहे हैं। साल 2013 में मेयर के मुकाबले में अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था, तो साल 2018 में शोएब अहमद ने करीब 10,000 वोट लाकर अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाई थी। अब्दुल मतीन सिद्दीकी और शोएब अहमद अब सपा के मंच पर एक साथ हैं और साल 2025 में नई इबारत लिखने का दावा कर रहे हैं। देखिए, आज ये वक्त की ज़रूरत थी। जो हालात शहर के हो गए थे, जो यहाँ की जनता बुरी तरह परेशान है, तो ये बात तय थी कि लोग हमारी लड़ाई का फ़ायदा उठा रहे थे। तो आज हमने उन सारी चीज़ों को आपस में भुलाते हुए, लड़ाई तो कहीं नहीं थी, राजनीतिक लड़ाई सब लोगों में होती है जहाँ चार बर्तन होते खटकते हैं। तो आज हम लोगों ने इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, साथ में बैठ के हमने वार्ता की है कि आज इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है और आने वाले चुनाव में हम इनके साथ में जाएंगे। कम से कम आज मेयर से एक अपनी भूमिका बनाएंगे। जो 2013 में मतीन भाई कुछ वोटों से, चंद वोटों से रह गए थे, तो वो जो कमी है वो पूरी करेंगे इस बार हम लोग। और ये चुनाव सिर्फ एक छोटा चुनाव नहीं होता, बहुत बड़ा चुनाव होता है मेयर का। तो कोशिश ये करेंगे हर जगह तक पहुँचे। जाहिर है मुस्लिम मतदाताओं के गढ़ से उन्हीं के नेता का खड़ा होना कांग्रेस को चिंता में डालने वाला है,
क्योंकि कोई विकल्प न होने की स्थिति में इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलना तय था। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस को भरोसा है कि मुसलमानों का वोट उन्हें ही मिलेगा। उसके लिए रणनीति बनेगी, आपस में तय करेंगे, अब उनको समझाएंगे। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से बाहर जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है। वो ललित जोशी के पक्ष में वोट देंगे। दरअसल हल्द्वानी के गौजा जाली, लाइन नंबर, नई बस्ती, गफूर बस्ती, रेलवे लाइन, राजपुरा और ढोलक बस्ती इलाके के 15 वार्ड में 40,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन पिछले साल हुई बनभूलपुरा हिंसा के दौरान मुस्लिम लीडरशिप कमजोर होने की बात सामने आई, जिसके बाद मुस्लिम समाज अपने किसी नेता को मजबूत करने के बारे में सोचने लगा है, जिससे हल्द्वानी का सियासी समीकरण बदलना तय है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को फिर से एक बार झटका लगा है। यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सरिता नेगी ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। दरअसल सरिता पौड़ी नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी करके इस बार भी कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिला, जिससे वो नाराज हो गई। और देखिए, इसी से नाराज सरिता ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सरिता का आरोप है कि कांग्रेस ने टिकट का बंटवारा धनबल के आधार पर किया है, जिससे उनका टिकट कटा है। कांग्रेस जब इस समय बुरे दौर से गुजर रही है, तो हमने ये कहा कि इस समय आपको विनिंग कैंडिडेट पर मुहर लगानी चाहिए। लेकिन हमारा जो जिला, यहाँ की जो पौड़ी की जिला कांग्रेस कमेटी थी, उन्होंने कहा कि भैया हमने 27 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और उस पर नहीं मोहर लगेगी किसी वरिष्ठता पर या किसी के काम पर या किसी की LI रिपोर्ट पर या किसी के सर्वे पर। यदि मोहर लगेगी तो हमारे पैसे पर, और पैसे के दम पर हम टिकट ला के दिखाएंगे। ये आज आपके सामने है कि जो महिला 1 साल पहले पार्टी में सम्मिलित होती है, जिनका भी कोई जनाधार नहीं है, जिनको कोई पहचानता ही नहीं है, उस व्यक्ति को टिकट दे दिया गया। उत्तराखंड कांग्रेस में निकाय चुनाव के टिकट बांटने के साथ ही एक बड़ा बवाल शुरू हो गया। पार्टी के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ने तक की बात कह दी, जबकि प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा है कि टिकटों का बंदरवाट दिल्ली में हुआ है और उसके बाद कोई धोखा देने की बात सामने नहीं आती है। रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ में कांग्रेस का टिकट आखिरी वक्त तक अटका रहा। एक तरफ तो विधायक मयूख महर ने विद्रोह की मशाल उठा ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी छोड़ने तक का ऐलान कर दिया है। मथुरा दत्त जोशी अपनी पत्नी को मेयर का टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो अब बगावत की राह पर है। पूरी पार्टी नेतृत्व ने धोखे में रखा। मैंने पूरी पार्टी की लीडरशिप के सामने कहा। यशपाल आर्य जी के घर में मीटिंग चल रही थी, उसमें प्रभारी भी थे, यशपाल आर्य जी भी थे, पीतम सिंह जी भी थे, गोदियाल जी भी थे, हरीश रावत जी भी थे। उनके सामने मैंने कहा था, भाई मैं दावेदार हूं, आप एक टिकट मुझे दे दीजिए। मुझे आपने MLA ने क्यों मेरा टिकट काट रहे हैं बार बार। अगला कदम अभी बातचीत करूंगा, परिवार में बातचीत हो रही है, अभी अपने इष्ट मित्रों से बातचीत हो रही है। और क्योंकि दुख इस बात का है कि 48 साल जिस पार्टी को सींचा है, जिसमें काम किया है, अगर उस पार्टी को त्यागने से पहले बहुत सी पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। मथुरा दत्त जोशी के दावों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बड़ा खुलासा किया है। महारा का कहना है कि पिथौरागढ़ सीट के लिए जो 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया था, वो खुद मथुरा दत्त जोशी ने ही बनाया था। और इतना ही नहीं, इसमें सबसे ऊपर उनकी पत्नी का ही नाम था, लेकिन उसके बाद का फैसला दिल्ली हाई कमान से लिया गया, लिहाजा इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता धोखा दिया गया, क्योंकि उन्होंने पत्र हमने नहीं बनाया, पत्र उन्हीं के द्वारा माध्यम से बनाया गया। उसमें जो लिखा गया है वो अभी मैं क्योंकि सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन वरीयता उन्होंने अपनी पत्नी को दी थी उसमें। और अब पार्टी हर चीज पे तय करती है। दिल्ली वालों ने कौन DCC रहा, किसने कार्यक्रम किए, और अंजू को जो एज मिली वो इस बात पे मिली कि उसने 2019 में जब कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था पिथौरागढ़ से, उस समय अंजू लुंठी पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रकाश पंत जी की पत्नी के खिलाफ मैदान में उतरी थी और केवल 2400 वोट से उस चुनाव को हारी थी। तो बहुत चीजें देखी जाती हैं। और जब विधायक जी किसी और का समर्थन कर रहे हो, उसके बाद भी अगर पार्टी ने हाईकमांड ने डिसीजन किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। जोशी जी को उस डिसीजन के संग ज्यादा चाहिए, मेरा मानना है।
भारतीय जनता पार्टी में हर अच्छे व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो लगातार प्रदेश का विकास के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, उससे प्रभावित होकर अगर कोई हमारे दल में आता है, हम उसका स्वागत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एमडी जोशी का पार्टी में स्वागत करने के लिए तैयार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में पूरे राज्य में कई जगहों पर बगावत है, लेकिन इतने बड़े पद पर मौजूद नेता का इस तरह से बागी होना और निकाय चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने की धमकी देना बड़े सवाल खड़े करता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पौड़ी जिले से खबर, जहां पर सतपुली नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। दोनों ही पार्टियों के कैंडिडेट जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी का कहना है कि सतपुली में बन रही झील से पर्यटक कारोबार बढ़ेगा और जनता को रोजगार मिलेगा। वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट भी जन समस्याओं को दूर करने की बात कह रहे हैं। प्राथमिकता यही है कि जो विकास रुका हुआ वो विकास करूंगी। यहाँ का सतपुली का ये चौमुखी विकास है। यहाँ का सतपुली का ये बहुत अच्छा पर्यटक नगरी बनने जा रही है और झील के कारण ये सौगात यहाँ मिली हुई है। प्राथमिकता वही है, वो स्वच्छता की। मैंने आपको पहले बताया कि स्वच्छता और जो ये पार्किंग की जो अव्यवस्था है यहाँ, उन पे हम थोड़ा ध्यान देंगे ताकि आने वाले समय पे यहाँ जो यातायात में जो असुविधाएं प्राप्त होती हैं तो दूर होगी जरा उससे, और सुलभ शौचालय की यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। पिथौरागढ़ मेयर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बागियों की बगावत लगातार बढ़ रही है। हालात ये हैं कि अब बागी खुलेआम पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में नजर आ रहे हैं। बागियों की बगावत ने दोनों ही दलों की राह मुश्किल कर दी है। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मुख्य दलों की बगावत सियासी चर्चाओं का केंद्र बन गया है। मेयर सीट पर काबिज होने के लिए राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार तो मैदान में हैं ही, लेकिन मुकाबले को रोचक बागियों ने बना दिया है। नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र रावत की पत्नी सीमा रावत ने जहां बगावत का आगाज करते हुए निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान किया है, वहीं सीमा अब बीजेपी उम्मीदवार पर पूरी तरह हमलावर भी हो रही हैं। सीमा का आरोप है कि पार्टी ने ऐसी महिला को टिकट दिया है जिसका पार्टी में योगदान नहीं के बराबर है। यही नहीं, पार्टी के इस फैसले से समर्पित कार्यकर्ता पूरी तरह निराश हैं। एक ऐसी महिला को उम्मीदवार बनाया गया जिन्होंने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में न कदम रखा, न भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में आई, न धरने में उनको किसी ने देखा। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए कार्यकर्ता से, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमने इस महिला को नहीं देखा है। पिथौरागढ़ की मेयर बनने के लिए दर्जन भर महिलाओं ने पर्चा भरा है, जिसमें 4 बीजेपी की बागी हैं, जबकि कांग्रेस से 2 बागियों ने पर्चा दाखिल किया है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल नेताओं ने खड़ी की है। प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी जोशी पत्नी को टिकट नहीं मिलने पर भड़के हैं, तो वहीं स्थानीय विधायक मयूख मेहर ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार डाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदवार अंजू लुंठी जी हैं, वो माननीय विधायक मयूख मेहर जी के घर भी गई हैं और जो हमारी रिसेन मेहर की पत्नी है उनके घर भी गई हैं, और भावना नगर कोटी जो हमारी महिला अध्यक्ष है उनके घर भी गई हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां बागियों को मनाने में जुटी हैं। अब ये देखना है कि कौन सा दल कितने बागियों की बगावत को थाम पाता है। नाम वापसी के बाद भी अगर बगावत का आलम ये ही रहा तो तय है कि चुनावी नतीजे किसी भी करवट बैठ सकते हैं, जिसमें बड़ा रोल इन बागियों का ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।